नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी एक्सटेंड पे। आज हम बात करेंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियो में सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में। और आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग रेसिप्रोसिटी की पूरी सर्किट एनालिसिस करेंगे, उसकी स्टेटमेंट सीखेंगे, उसका प्रूफ सीखेंगे और साथ ही साथ हम इसमें एक टर्म सीखेंगे जिसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र इम्पीडेंस। वो क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उससे पहले हम लोग अपनी इस वीडियो को देखते हैं और चीज़ों को अच्छे से सीखते हैं। अब हम बात करेंगे सर्किट कंपोनेंट्स के बारे में। ये हमारा आर्म 1 में Z1 इम्पीडेंस, ये हमारा Z2 इम्पीडेंस, ये हमारा Z3 इम्पीडेंस और ये हमारा लगा है EMF का सोर्स E, I1 करंट, I2 करंट। अब हम उसके नीचे वाला सर्किट देखेंगे। सर्किट सेम वही है, बस ईएमएफ का जो सोर्स है वो यहाँ लगा है। सेम वही Z1, आर्म 1 में Z1 इम्पीडेंस, आर्म 2 में Z2 इम्पीडेंस, आर्म 3 में Z3 इम्पीडेंस। अब हमारा का दूसरा सर्किट है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर दूसरे मैश में हमारा ईएमएफ सोर्स लगा रखा है, इसलिए उससे हमने करंट को I1 डैश एंड I2 डैश सपोज कर लिया है। मैंने ये आपको दो सर्किट बता दिए हैं। अब इससे आपको जब हम स्टेटमेंट की बात करेंगे तो आपको समझने में आसानी पड़ेगी। अब हम मूव करते हैं अपने स्टेटमेंट की तरफ। तो हमारा स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए, फिर इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि स्टेटमेंट आखिर कहती क्या है। तो सबसे पहले इसकी जो एक्चुअल स्टेटमेंट है रेसिप्रोसिटी थ्योरम की वो कुछ इस प्रकार है। इफ़ एन EMF अप्लाइड इन वन मैश ऑफ नेटवर्क ऑफ लीनियर इम्पीडेंसेस produces a certain current in the second mesh, then the same EMF acting in the second mesh will give an identical current in the first mesh। अब एक बार वापस अपने सर्किट की तरफ चलता हूँ। तो अब हम लोग सर्किट में देखेंगे तो हमारा ये जो थ्योरम है वो ये कहता है कि अगर पहले मैश में हमारा जो EMF लगा है उसके कारण जो सेकंड मैश में करंट बह रहा है वो इक्वल होगा हमारे दूसरे सर्किट में कि मैं सेकंड अगर मैश में ये लगा हुआ है इसके कारण जो करंट फर्स्ट मैश में बह रहा है उन दोनों करंट की वैल्यू सेम होगी। तो आइए दोस्तों अब हम इसको प्रूव करते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। अब हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए हम अपने पहले सर्किट को रिकॉल करते हैं एक बार। पहले सर्किट में जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर I1 I2 करंट है, EMF है, Z1 Z2 एंड Z3 तीन इम्पीडेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम इसके अकॉर्डिंग अपनी गिवन चीज़ों का स्टेटमेंट लिख लेते हैं और फिर हमेशा की तरह हम लोग इन दोनों मैशेस में फर्स्ट मैश एंड सेकंड मैश में किरचॉफ लॉ लगाएंगे। तो देखते हैं हम लोग अब ये गिवन थ्योरम लिख लेने जाते हैं। इन द फर्स्ट सर्किट यानी कि हम अपने पहले सर्किट में लेट I1 एंड I2 बी द करंट। हमने पहले ही सपोज कर रखा है कि I1 और I2 हमारा करंट है पहले सर्किट के लिए। अब हम लोग सबसे पहला है जैसे हमने पहले बताया था फर्स्ट मैश और सेकंड मैश दोनों में हम लोग किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अप्लाइंग किरचॉफ लॉ। अब हम दोनों की तरफ सबसे पहले हम फर्स्ट मैश में किरचॉफ लॉ को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाने जा रहे हैं। देखिए जब हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो क्या एक्सप्रेशन निकलेगा। E इज इक्वल्स टू I1 Z1 प्लस Z2 माइनस I2 Z2। हम लोग इसको पहली इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। दूसरा ज़ीरो, हम लोग यहाँ को ज़ीरो इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारा एक ही EMF का सोर्स काम कर रहा है। ज़ीरो इज इक्वल टू I2 Z2 प्लस Z3 माइनस I1 Z2। इसको हम लोग दूसरी इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। अब हम लोग अपने सर्किट की तरफ वापस चलते हैं।
सर्किट में वापस चलेंगे तो हम लोग को जो एक्सप्रेशन कह रहा है, यानी कि कह रहा है यहाँ पे सोर्स लगा है, इस सोर्स के कारण दूसरे वाले मतलब कि सेकंड वाले जिसमें सोर्स नहीं लगा है उसमें बहने वाली करंट I2 है, हम लोग को इसमें I2 की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम अपने एक्सप्रेशन में वापस चलते हैं, देखते हैं इस I2 की वैल्यू को कैसे इवेल्युएट करते हैं। तो देखो अब हम I2 को कैसे इवेल्युएट करेंगे, हम लोग I1 की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, इस इक्वेशन से I1 की वैल्यू को निकालेंगे और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे substituting the value of I1 from second into 1। जब हम करेंगे तो हम लोग को जो एक्सप्रेशन आएगा E इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन से जो हमने I1 निकाला होगा उसकी वैल्यू को रख देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास Z1 प्लस Z2 एक ब्रैकेट में, Z2 प्लस Z3 अंदर ब्रैकेट में, अपॉन Z2 माइनस Z2, ये आ जाएगा। अब ये हो जाएगा और हम दूसरा लिख सकते हैं इनटू I2। अब हम लोग को मेन I2 की वैल्यू को इवेल्युएट करना है, तो I2 की वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, सिंपल हो जाएगा E Z2 अपॉन, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 माइनस Z2 का स्क्वायर, हम लोग इसको थर्ड इक्वेशन सपोज कर लेते। अब ये हम लोगों ने I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमने जो दूसरा सर्किट लिया था उसमें पहले जो जो गिवन चीज़ें हैं पहले वो लिख देते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं इन सेकेंड सर्किट हम लोगों ने करंट क्या लिया था, लेट I1 डैश एंड I2 डैश बी द करंट, जो कि हम लोगों ने एज्यूम किया था। अब यहाँ पर भी हम सेम वही काम करेंगे, किरचॉफ लॉ को अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग किरचॉफ लॉ, अब हम लोग जैसे अब किरचॉफ लॉ को अप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा वो देखते हैं। E इज इक्वल टू I2 डैश Z2 प्लस Z3 माइनस I1 डैश Z2, इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर I2 डैश इसलिए क्योंकि हम लोग के सेकेंड मैश में हमारा ये सोर्स लगा है, फर्स्ट मैश में इस बार कुछ नहीं लगा है। 0 इज इक्वल्स टू I1 डैश Z1 प्लस Z2 माइनस I2 डैश Z2। अब हम लोग इसको फोर्थ ले लेते हैं। अब हम यहाँ से अब हम लोग को I1 डैश की वैल्यू निकाल ली, यानी कि फर्स्ट मैश में बहने वाला करंट जो कि हमारे सेकंड मैश में लगे हुए EMF के कारण बह रहा है, उसकी वैल्यू को इवैल्यूएट करना है। तो सिमिलरली जैसे हमने ऊपर किया था हम यहाँ पे भी लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, जैसे हम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I2 डैश फ्रॉम 5 into 4। अब हम लोग इससे जब रखेंगे तो सबसे पहले I1 डैश इंटू Z1 प्लस Z2 Z2 प्लस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू E। अब हम इससे I1 डैश की जब वैल्यू इवेल्युएट करेंगे तो लिख सकते हैं I1 डैश इज इक्वल टू E डॉट Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 Z2 प्लस Z3 माइनस Z2 का स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन अपने हिसाब से 6 दे देते हैं। अब मैं एक बार वापस चलता हूँ अपनी इक्वेशन 3 पे। तो यहाँ पर जब होगा तो देखो आप ध्यान से I2 की क्या वैल्यू है, E Z2
अपॉन Z1 प्लस Z2 इंटू Z2 प्लस Z3 माइनस Z2 का स्क्वायर। और यहाँ पर I1 डैश की वैल्यू है E डॉट Z2 Z1 प्लस Z2 इंटू Z2 प्लस Z3 माइनस Z2 का स्क्वायर। यानी कि अगर हम यहाँ देखें, यानी हम लिख सकते हैं फ्रॉम 3 and 6, यानी कि थर्ड और उससे देखी जाए तो हमारा I1 डैश है वो हमारा I2 के इक्वल। तो अब हम लोग अपने सर्किट की तरफ चलते हैं और मैं बताता हूँ कि हम लोगों ने ये एक्चुअल में प्रूफ किया क्या है। तो हम लोग सर्किट में देखेंगे, हमने सर्किट में प्रूफ किया है ये चीज़। बेसिकली हमारा I1 डैश हमारा इस I2 के इक्वल है। तो हम लोगों ने ये बेसिकली ये किया है कि ये, यानी कि अगर फर्स्ट मैश में अगर हमारा सोर्स लगा है, उस सोर्स के कारण जो सेकंड मैश में जो करंट आ रही है पहले सर्किट में, वो वही करंट होगी जो कि हमारी सेकंड सर्किट में इस सोर्स के कारण जो फर्स्ट मैश में जो करंट बह रही है उसके बराबर। तो यही हमारी कहती है बेसिकली हमारी रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अब हम बात करते हैं एक टर्म की जो कि मैंने आपको अपनी वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं आप लोग से डिस्कस करूंगा, वो है हमारा ट्रांसफ़र इम्पीडेंस। तो ट्रांसफ़र इम्पीडेंस बेसिकली हमारा होता क्या है? ट्रांसफ़र इम्पीडेंस को हम लोग इंग्लिश में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ द EMF इन वन ब्रांच टू द करंट इन अनदर ब्रांच इज कॉल्ड ट्रांसफ़र इम्पीडेंस। यानी कि हम अपने पहले सर्किट के अनुसार देखा जाए तो फर्स्ट ब्रांच में लगे हुए EMF का रेशियो और उसके अपोजिट मतलब कि सेकंड ब्रांच में बहने वाला करंट का रेशियो ही ट्रांसफ़र इम्पीडेंस कहलाता है।